नमस्कार। दरअसल लोग बहुत कुछ कहना तो चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। लोग सहमे हुए भी हैं, मजबूर भी हैं। बहुत कुछ कहने को है, बहुत उबाल है, गुस्सा है, लेकिन उनको शब्द नहीं दे पा रहे हैं। डर की वजह से या फिर जिंदगी जिस तरह चल रही है उनकी, उसमें खलल ना पड़े, उसमें रुकावट ना हो, इस वजह से। मैं जिक्र कर रहा हूं नोटबंदी का, डिमोनेटाइजेशन का। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने संसद में कहा था कि दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी अभी तक समझ नहीं पाए हैं डिमोनेटाइजेशन को। मैं प्रधानमंत्री से सहमत होना चाहता हूं। आप ठीक कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री वाकई समझ नहीं पा रहे कि आपने किया क्या है। वो अकेले नहीं हैं, दरअसल हम भी समझ नहीं पा रहे कि आपने किया क्या है। और कभी कभी हमें महसूस होता है कि शायद आप और आपकी टीम खुद नहीं समझ पा रही कि आपके हाथों से ये हो क्या गया है। पहले जिक्र हुआ कि ब्लैक मनी खत्म करने के लिए डिमोनेटाइज किया जा रहा है। फिर ये कहा गया कि जो आतंकवादियों को फंडिंग होती है उसको रोकने के लिए किया जा रहा है। फिर ये कहा गया कि जो नकली करेंसी बनती है उसको रोकने के लिए किया जा रहा है। फिर कहा गया कि ये कैशलेस सोसाइटी के लिए किया जा रहा है। फिर कहा गया कि नहीं, ये लेस कैश सोसाइटी के लिए किया जा रहा है। अभी हाल ही में आपके एक सलाहकार ने कहा कि ये रियल एस्टेट जो है उसकी कीमतों में कमी लाने के लिए किया गया है। तो हमारी आपसे दरख्वास्त यह है कि जिस दिन आप स्पष्ट हो जाएं कि किस लिए किया गया डिमोनेटाइजेशन, हमें भी बता दीजिए। आपने 15 दिन मांगे, फिर 50 दिन मांगे, आज 100 से ज्यादा दिन होने को आए। आपने बेशक लिमिट हटा दी है एटीएम से पैसा निकालने की, लेकिन सारी एटीएम्स में पैसा हो, पैसे से भरी हुई हूं, ऐसी बात नहीं है। बार बार नियमों में बदलाव, करीब 50, 55, 60 बदलाव नियमों में किए गए, तो हम कंफ्यूज्ड हैं। आइए जानते हैं मेरे सहयोगी एम.के. वेणु से कि नोटबंदी से हमें हासिल क्या हुआ है। नोटबंदी से अभी तक जो मुझे नजर आ रहा है, कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ है। कहा जा रहा था कि ब्लैक मनी को अटैक करेंगे, मगर ब्लैक मनी बरकरार है, रियल एस्टेट में बरकरार है, गोल्ड में बरकरार है। जहां तक कैश का सवाल है, लोगों का कैश बैंक में जमा हुआ है, वो स्टेट बैंक की चेयरमैन बता रहे कि वो भी विड्रॉ हो जाएगा काफी हद तक, 50%। तो नए सिरे से कैश ट्रांजैक्शन फिर शुरू हो गई है, अखबारों में छप रहा है। तो दूसरा इन्होंने कहा कि काउंटरफिट करेंसी को उसको कर्व करेंगे, और उसका अभी तक इन्होंने कोई आंकलन नहीं दिया। कह रहे हैं कि आरबीआई अभी भी काउंट कर रही है कि काउंटरफिट अभी है, कितना है बताया नहीं अभी तक, जितना जो पैसा लोगों ने दिया है। और तीसरा उन्होंने कहा था कि टेरर मनी को कर्व करेगा। आज ही अखबार में आया है कि 2000 के नोट बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश होते चल के अंदर आ गए हैं, और पूरी उनकी फोटोकॉपी अखबारों में दिख रही है। 15 लाख करोड़ जो डिमोनेटाइज हुआ है, वो 15 लाख करोड़ के आसपास पूरा बैंकों में आ गया है। ये बात सही है, इन्होंने मुद्दे को शिफ्ट किया था ब्लैक मनी से डिजिटाइज इकोनॉमी और कैशलेस में, और लेस कैश। उन्होंने कहा था कैशलेस तो पूरा हो नहीं सकता, लेस कैश। अभी जो देखने को मिल रहा है कि वापस लोग फिर कैश में आ गए हैं। उसका कारण यह है कि हिंदुस्तान का सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हिंदुस्तान में 90% लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली की आमदनी 10 से 15 हजार रुपए सालाना से नीचे है। 5 मेंबर एक फैमिली में, आप सोचिए 15 हजार रुपए, तो एक दिन का उनका 100 रुपए की आमदनी है। जाहिर है आमदनी 100 रुपए हो तो खर्चा 70-80 तो हो गई, खाने पीने में निकल जाता है। तो ये जो लोग हैं 90%, ये कब 100 रुपए को बैंक में डाल के कब निकालेंगे, क्योंकि पैसा मिलते इनको एकदम खाने का सामान खरीदना पड़ता है। तो ये जो बेसिक जो चीज है, ये सरकार में को किसी को समझ में नहीं आई, ना वित्त मंत्री को समझ में आई ये बात, ना प्रधानमंत्री को। और ये हवाई बातें कर रहे हैं कि गरीबों को डिजिटाइज इकोनॉमी में डालेंगे। अब पेटीएम जिन्होंने यूज किया, वो पेटीएम को फेंक दिया उन्होंने। अब दिखेगा कि पेटीएम का भी ट्रांजैक्शन नीचे गिरेगा। तो ये समझ बिल्कुल
सरकार में इसकी जरा सी भी अप्रिसिएशन नहीं दिखाई गई है। इमरजेंसी के दौरान औपचारिक रूप से हमारे मीडिया पर सेंसरशिप थोपी गई, लागू की गई। बहुत कम लोगों ने हिम्मत दिखाई सेंसरशिप के खिलाफ आवाज उठाने की, और अगर कुछ आवाजें उठी भी तो वो इस तरह की थी कि जहां संपादकीय छपता है, एडिटोरियल छपता है, उस कॉलम को खाली छोड़ दिया गया। बाद में जब इमरजेंसी हटी तो उस वक्त बीजेपी तो नहीं थी, भारतीय जनसंघ थी। उसके एक वरिष्ठ नेता LK आडवाणी ने प्रेस वालों से, मीडिया वालों से मुखातिब होकर कहा, यू वर आस्क्ड टू बेंड, यू चोज टू क्रॉल। आपसे सिर्फ झुकने को कहा गया था, आप तो रेंगने लगे। आज औपचारिक रूप से ऑफिशियली कोई सेंसरशिप नहीं है, लेकिन पिछले करीब 2.5-3 साल से मीडिया कुछ ऐसे विषयों पर खामोश है जहां पर आज से 3 साल पहले तक वो बहुत मुखर था, आवाज उठाता था। एक फर्क ये भी है कि 3 साल पहले तक जो मीडिया था उसे संपादक लोग चलाते थे, आज जो मीडिया के मालिक हैं वो चलाते हैं। बहरहाल जो भी हो, पिछले 2.5-3 साल में एक निगाह डालते हैं ऐसे कौन कौन से विषय थे जिन पर मीडिया खामोश रहा है। मेरे सहयोगी सिद्धार्थ वरदराजन के साथ। अगर हम शुरू करें 2014 से ही, तो तुलसीराम प्रजापति, सोहराबुद्दीन और कौसर बी की हत्या का जो केस बना, जिसमें अमित शाह को मुकदमे से पहले कोर्ट ने छुड़वा दिया, उन पे बहुत गहरे इल्जाम थे। चलिए कोर्ट ने छोड़ दिया, लेकिन सीबीआई का ये फैसला कि हम इस पे अपील नहीं करेंगे, इस पे किसी भी मीडिया में उस तरह की चर्चा नहीं हुई। FCRA का अगर हम मिसाल ले लें तो ये एक ऐसा कानून है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसके चलते बीजेपी सरकार तीसरा सत्रवाद और इंदिरा जयसिंह के खिलाफ मुकदमा चला चुका है। लेकिन 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को दोषी ठहराया, ये कहते हुए कि आपने वेदांता जैसे विदेशी कंपनी से पैसे कैसे लिए। ये भी FCRA का वायलेशन था। इस पे मीडिया पे चर्चा नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 2016 के बजट में जब अरुण जेटली वित्त मंत्री ने बजट डॉक्यूमेंट में एक फुटनोट लगा दिया, जहां पे FCRA कानून में संशोधन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसमें शामिल कर दिया, जिससे बीजेपी और कांग्रेस या अन्य पार्टीज जो विदेशी कंपनी से पैसे लेते हैं, जो FCRA के खिलाफ जाता है, उनको माफी कर दी गई, उनको छूट दे दिए गए। इस पे कोई चर्चा नहीं हुई, कोई डिबेट नहीं हुआ, सिवाय 1-2 अखबारों को छोड़ के। बिरला सहारा डायरीज, ऐसे कागजात किसी भी जनतांत्रिक देश में अगर निकल आते हैं, कम से कम एक इंक्वायरी होती है। आप ब्राजील में देख लीजिए, साउथ कोरिया में देख लीजिए, वहां प्रेसिडेंट्स के इस्तीफा जो है हो गए, इम्पीचमेंट हुआ। यहां पे जो है कोर्ट एक इंक्वायरी लॉन्च करने से कतरा रहा है, लेकिन मीडिया ने इस इश्यू को पूरी तरह से इग्नोर किया। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन खामोशी से वो अपनी जिंदगी की जंग को लड़ते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब नोटबंदी की तरह जुबाबंदी को भी एक दस्तूर बना दिया जाए, फिर बात कहने का दिल करता है। जन की बात एक ऐसा ही मंच है जहां आपकी बात उठाई जाएगी, उसको अल्फाज दिए जाएंगे और उस पर चर्चा की जाएगी, आपके सामने लाया जाएगा। इसलिए आप हमें अपने सुझाव भेजिए और हम वो तमाम मुद्दे उठाएंगे जो जिनका सीधा ताल्लुक आपसे है, जन से है।